नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे पाकिस्तानियों से मिलवाऊंगा जो भारत माता की जय के नारे लगाते सुनाई देंगे। ये वो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अब हिंदुस्तानी बन जाएंगे। ये खबर गुजरात के आणंद और महसाणा से आई है। यहां सैकड़ों पाकिस्तानी खुशी से नाचते गाते दिखाई दिए। वो एक दूसरे का मुंह मीठा कराते दिखाई दिए। आज भारत सरकार ने इन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता देने का रास्ता साफ कर दिया। अब उन्हें वो सारे हक मिलेंगे जो किसी भी भारतीय को मिलते हैं। इस पल का इंतजार ये लोग कई साल से कर रहे थे। यह घटना गुजरात में हुई, लेकिन इसकी गूंज आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सुनाई दी। नागरिकता देने का ऐलान आणंद और महसाणा में हुआ, लेकिन इस पर रिएक्शन कोलकाता से भी आए और हैदराबाद से भी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया कि गुजरात में मिनी सीएए लागू हो गया है और अब जल्दी ही पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। ममता बनर्जी ने जवाब दिया, कहा यह सिर्फ चुनावी शगुफा है। गुजरात इलेक्शन को देखकर फैसला लिया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली और आम आदमी पार्टी के नेता भी खामोश रहे। इस खामोशी का राज क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो नेता मुसलमानों की हिमायत डंके की चोट पर करते हैं, उन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सरकार जिसे चाहे नागरिकता दे, लेकिन मुसलमानों को अगर इससे वंचित रखा जाता है तो यह ठीक नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं को नागरिकता देने का सियासत पर क्या असर पड़ेगा। क्या गुजरात में लागू इस फैसले की झलक अब कुछ दिन बाद बंगाल में भी दिखाई देगी? लेकिन सबसे पहले उन लोगों का उत्साह देखते हैं, उन लोग की खुशी महसूस करते हैं जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन आखिरी सांस तक अब हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। वंदे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, भारत माता के वंदे 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के वंदे। जय जय श्री राम के नारे लगाते, भारत माता के जय के नारे लगाते ये लोग पाकिस्तानी हैं, हिंदू हैं। पाकिस्तान में जुल्मों से परेशान होकर अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आए और फिर कभी नहीं लौटे। आज इन पाकिस्तानी नागरिकों की ये खुशी, ये जोश, ये उत्साह इसलिए है क्योंकि अब इन लोगों को भारत की नागरिकता मिलने वाली है। अब ये हिंदुस्तानी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने महसाणा और आनंद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन शरणार्थियों को इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता देने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने महसाणा और आनंद के कलेक्टर से कहा है कि जो भी शरणार्थी उनके जिले में रह रहे हैं और जो नागरिकता पाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाएं और जांच करने के बाद कलेक्टर ऑफिस से ही उन्हें इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता दे दी जाए। वो प्रोसीजर में जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन एंड जो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का जो प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न है, वो हम यहाँ से प्रपोजल भेजते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेशन इश्यू करने के लिए ऑर्डर्स आते थे। तो ये सब अभी महसाणा और आणंद डिस्ट्रिक्ट में इसका पावर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया है। सॉफ्टवेयर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तक ये जो भी पुरानी एप्लीकेशंस है, पुरानी एप्लीकेशंस को हम कैसे नए सिस्टम में ज्वाइंट कर दे, वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर के साथ ये कनेक्टेड है और जो पावर्स डेलीगेशन है वो भी इसके साथ आईटी के साथ रिलेटेड है। तो पुरानी एप्लीकेशंस को इनके इस वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से नई एप्लीकेशन में ज्वाइन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनके इस ऐसी ज़रूरत पड़ी कि नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी तो वी विल गाइड देम कि हाउ टू डू द न्यू प्रोसीजर। डीएम की ये बात सुनकर आणंद और महसाणा में रह रहे पाकिस्तानियों की बस्ती का माहौल ही बदल गया। कोई मिठाई बांटने लगा। जिसके पास मिठाई का इंतजाम नहीं था उसने घर के लोगों को चीनी खिलाकर मुंह मीठा कराया, क्योंकि इन लोगों के मन की मुराद पूरी हो गई। अब इन लोगों को बहुत जल्द भारत की नागरिकता मिल जाएगी। महसाणा में 50 परिवारों के 323 और आणंद में 87 पाकिस्तानी नागरिक शरणार्थी के तौर पर रहते हैं।
ये लोग पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। भारत सरकार ने इन्हें परमानेंट वीजा दिया हुआ है, लेकिन नागरिकता नहीं मिली थी। नागरिकता की फॉर्मेलिटी दिल्ली से होती है। इसमें कई तरह की परेशानियां थी, लेकिन अब आणंद और महसाणा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन पाकिस्तानी शरणार्थियों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल सकेगी। इन लोगों को भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लोकल प्रशासन वेरिफिकेशन करेगा और डीएम मेल के जरिए इन लोगों की एप्लीकेशन अपनी रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसके बाद औपचारिकताएं पूरी करके डीएम ही इन लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दे पाएंगे। इसलिए नागरिकता मिलने में अब देर नहीं होगी। इसीलिए ये लोग इतने खुश हैं। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार महसाणा में और गोनिका अरोड़ा आनंद में इन शरणार्थियों के घर गए। उनसे सरकार के फैसले के बारे में बात की। ये पूछा पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा। इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई कितनी मुश्किलात में, कितनी मजबूरी में रहते हैं। एक शख्स ने बताया कि वहां न दिवाली मना सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं, न बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए कोई चर्च नहीं है। इसलिए इन सब लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया था। और जैसे ही इस शख्स के पास 20,000 रुपए इकट्ठे हुए, उसने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हकीकत में बात है तो डरते भी हैं हम कुछ, मगर फिर भी मेरे ऊपर जो तकलीफ गुजरी है मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में जब भी निर्णय किया हिंदुस्तान जाना है, मेरा परदादा यहाँ का था, कच्छ के, तो वहाँ से हम हिंदुस्तान खाली सुना था, मगर मेरे ऊपर गुजरी थी। मैं सिलाई का काम करता था। मुसलमानों का गांव था, उनमें मेरी दुकान थी। तो फिर मैं वहाँ जो है दुकान पे भगवान का नाम लिखा था, ओम अक्षर का नाम लिखा था। जो दुकान मालिक था मुसलमान था। उनने बोला भाई ये ओम मत लिख, ये भगवान का नाम अल्लाह का लिख। मैंने बोला भाई जो ये भी भगवान का अल्लाह का एक ही नाम है। उनने बोला नहीं, हमारे ये नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई आप दुकान के मालिक हो, हमारे मालिक नहीं हो। इतना बोल के मैंने निर्णय कर लिया। और मेरा पापा यहाँ बैठा है, मेरे पापा के पास में बैठकर मैंने बोला मेरे को यहाँ नहीं रहना है। पापा ने पूछा क्यों बेटा? मैंने बोला आज जो है ये ओम नाम जो भगवान का नहीं सहन कर रहे हैं, और मेरे को 2-3 बार बोला था मुसलमान बनने के लिए, फिर भी मैंने बोला उनको भाई हम मुसलमान नहीं बनेंगे। वो लोग बोलते हैं भाई मुसलमान बन जाओ। तो मैंने उनको मना कर दी, भाई हमारा देश है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में एक ही देश है हमारा हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, भूखे मरेंगे। बोलते हैं भाई हिंदुस्तान में नहीं है कमाई, ऐसे नहीं है, ऐसे हम भूखे मरेंगे, पथरा पीट के हम कमाई के पेट पालेंगे और जो भी सहन शक्ति करेंगे, बाकी जो हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान से वापस नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी साहब जैसे आया है तो हिंदुओं के लिए दया आ गई है। और नरेंद्र मोदी ने ये भाषण किया है, ये सुना है। और जब भी बिल हमारा पास हुआ था, जब भी अमित शाह ने बिल पास किया, तभी से हिंदुओं को ये उम्मीद आ गई है तो हम जाएंगे, हमारे को वापस कोई आना नहीं पड़ेगा और हम जाएंगे, हम नागरिक बन जाएंगे। उनको यही उनको जाग गई है दिल में, तो हम जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे। पहले जो आते थे लोग तो कोई उम्मीद नहीं थी, पता नहीं नागरिक बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसे बेचारे बहुत परेशान होते थे। अभी जो नरेंद्र मोदी आया है तभी से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई है। धर्मा 2017 में भारत आए थे। उन्हें अभी भी भारत की नागरिकता लेने के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कम से कम 7 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी धर्मा खुश हैं, क्योंकि अब रास्ता तो खुल गया है। उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें मजबूरी में अब कभी पाकिस्तान नहीं लौटना पड़ेगा। मोदी सरकार ने फिलहाल ये फैसला कलेक्टर लेवल पर नागरिकता देने का नियम गुजरात के 2 जिलों आणंद और महसाणा में ही लागू किया है। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता
सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं, बल्कि 1955 के 1955 के नागरिकता कानून के तहत दी जाएगी। अब यहां पर एक दो अहम सवाल हैं। पहला तो यह कि जिन लोगों ने पहले ही नागरिकता के लिए अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं, क्या उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे? दूसरा ये कि ये शरणार्थी काफ़ी गरीब हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरनेट क्या है ये जानते ही नहीं, तो वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे? ये दोनों सवाल हमारी संवाददाता गोनिका ने आणंद के कलेक्टर से पूछे, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने पहले भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्हें भी एक बार फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, सरकारी अफसर उनकी मदद करेंगे। जो लोग घर बार, मकान, दुकान, कारोबार सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए हैं, मुश्किलों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा है। घर नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते, नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए पाकिस्तान से आए शरणार्थी बड़ी मुश्किल से दिन गुजारते हैं। लेकिन अब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। लोगों को जैसी खबर लगी कि भारत सरकार ने लोकल प्रशासन को नागरिकता देने का अधिकार दे दिया है, तो लोग डीएम, लोकल एमपी और एमएलए के घर और दफ्तर पर पहुंचने लगे। हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग आणंद के सांसद के ऑफिस में पहुंचे। यहीं पर हमारी संवाददाता गोनिका को कलावती नाम की महिला मिली। वो 5 साल पहले पाकिस्तान से यहां आई। भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें अभी भी 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब यह तय हो गया कि उन्हें वापस कम से कम पाकिस्तान जाना नहीं पड़ेगा। बस इसी बात पर कलावती की आंखें भर आई, वो रोने लगी। कहा, पाकिस्तान में बहुत जुल्म सहे, अब उम्मीद है कि जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आंखें क्यों भर आई? बहुत तकलीफ होती है। क्या तकलीफ आपको अभी यहाँ पर हो रही है? क्योंकि नागरिक नहीं है आप, यहाँ के जो सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है ना, और हमें रहने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या परेशान होते हैं? परेशान किया जाता है? क्या होता है? परेशान तो कोई नहीं कहते, पर कमाने में बहुत तकलीफ होती है ना। एक कमाई और सबको खाना पड़ता है, और बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, जहाँ रहते वहाँ भाड़ा भरना पड़ता है, इसलिए बहुत तकलीफ होती है सबको। और हमारा परिवार वहाँ है, इसकी भी तकलीफ होनी चाहिए ना। वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं? कौन कौन वहाँ पर अभी रह रहे हैं? हमारे घर वाले सारे वहीं हैं, भाई और उनकी बहन और सब, मम्मी पापा वहाँ हैं, इसके पापा एक ही यहाँ हैं, इसलिए तकलीफ तो सबकी होती है ना। सब परिवार साथ हो तो कुछ ना कुछ कर पाते हैं, और आनंद में आने नहीं देते, इसलिए तकलीफ तो होती है। खुशी है? इसकी खुशी होती है ना बड़ी। ये जो रोने के ये दुख के आंसू भी खुशी के आंसू में? हाँ, खुशी के होते हैं नहीं, ये तो दुख के आंसू भी खुशी में होते हैं। आप लोग चाहते हैं नागरिक बने यहाँ के? जी हाँ। कहाँ रहना चाहते हैं आप लोग भारत में? यही आनंद में ही रहना चाहते हैं, कहीं और जाना? यही रहना चाहते हैं। गुजराती सीख लिए पूरे? गुजराती का जहाँ रहना है हमारे को तो खुशी है बहुत, उसका धन्यवाद, बहुत खुशी है। आपको लगता है कि अब जल्दी से जल्दी मिल पाए, नागरिक बन पाए? जल्दी हमारे को मिल जाए। अब आप लोग हमेशा यही रहना चाहते हैं या पाकिस्तान वापस जाना चाह रहे हैं? यही रहना आनंद में। गोनिका, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें अभी भी भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला है। रमेश कुमार नाम के शख्स ने कहा कि अब वो हिंदुस्तानी हो गए हैं, पाकिस्तान ने भी उनकी नागरिकता को खत्म कर दिया है। रमेश ने दोनों सर्टिफिकेट दिखाए, कहा अब तक ईद मनाते थे, अब दिवाली मनाएंगे। पहले हम ईद मनाते थे, अब हम दिवाली मनाएंगे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ आप लोग कभी दिवाली नहीं मना पाते थे? दिवाली हमारे को ये नहीं पता होता था, इंडिया वालों से पूछते थे कि कल को दिवाली, आप दिवाली मनाना। यहाँ आकर आप लोगों ने दिवाली मनाना शुरू किया। इस बार की दिवाली कैसी रही? आज हमारे को इतने ऐसा फीलिंग आ रहा है कि दिवाली आज है, ये फील आ रही है। तो उन लोगों की दिवाली आज। आप एक बार अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दें जो आपको नागरिकता का मिला हुआ है। ये वो सर्टिफिकेट है जब आप किसी ऐसे देश से आकर यहाँ पर रहते हैं, आप भारतीय नागरिक नहीं है, वहाँ के नागरिक हैं, और कुछ वक्त जब आप भारत में बिता लेते हैं तब आप इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको इशू होता है, जब आप सारे दस्तावेज होम मिनिस्ट्री में सबमिट कर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और ये जो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है ये
एक्ट के तहत हुआ है, ये हमारा कैंसिल हो गया वहाँ से। ये आपका कैंसिल हो गया है। उन्होंने भी बोल दिया कि हमारा आदमी नहीं रहा। हाँ, क्या दोबारा बता दीजिए। पाकिस्तान वालों ने भी बोल दिया है कि ये अभी हमारा आदमी नहीं रहा आपको है। रहना भी नहीं था। मेरे को रहना भी नहीं था, उन्होंने भी ये एनओसी दे दिया है। हाँ, तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये पूरा एनओसी इन लोगों को इनको मिल गया है कि अब ये वहां के नागरिक नहीं है, बल्कि अब ये नागरिक बन चुके हैं भारत के, और उसका सबूत ये वो सर्टिफिकेट है जो इन लोगों को जारी हुआ है। गुजरात के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान से आए हजारों शरणार्थी रहते हैं। कईयों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, कुछ नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आणंद में रहने वाली मिताली महेश्वरी ने बताया कि वो 14 साल पहले पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ भारत आई थी। माता पिता को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई किया है। मिताली ने बताया कि पहले प्रोसेस थोड़ा टफ था, लेकिन अब कलेक्टर लेवल पर काम हो जाएगा, इसलिए वो काफी खुश हैं। ये जो नोटिफिकेशन या जो भी ऑर्डर आया है उससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि ये जो मतलब कलेक्टर को सारी प्रोसेस का मतलब दे दिया गया उन्होंने, तो मतलब बहुत लोगों को बेनिफिशियल होगा जो हमारे जैसे मतलब जो नेशनल अभी तक इंडियन नेशनल नहीं हुए, जैसे बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या कोई किसी के भी मतलब जो नहीं हुए, तो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मतलब दिल्ली में जो वहाँ पे एम्बेसी वगैरह हैं वहाँ पे सबमिशन के लिए मतलब पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मतलब इंडियन नेशनल के लिए, तो बेनिफिशियल होगा उनके लिए। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि गुजरात में चुनाव आ रहा है तो ये लोग ऐसा मतलब इसलिए इन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर दिया है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऑर्डर के मतलब हमारे बेनिफिशियल के लिए इन्होंने ऐसा मतलब डिसीजन लिया। मैंने और मेरी बहन ने तो अप्लाई कर दिया है मतलब पहले ही, तो अभी मेरा एक भाई है तो उसको ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो कहते हैं कि गुजरात में अगले महीने चुनाव होने हैं, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा, और वो उदाहरण देकर बताते हैं कि इसीलिए बीजेपी के लोकल लीडर्स इन रिफ्यूजीज की हेल्प कर रहे हैं। आणंद के एमपी मितेश पटेल ने हमारी संवाददाता गोनिका को बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में इन शरणार्थियों के लिए एक हेल्प डेस्क खोला है। उन पाकिस्तानी लोगों को हेल्प डेस्क पर बिठाया है जिन्हें पहले ही भारत की नागरिकता मिल चुकी है। मैं 2 साल से ये फैमिलीज, जब से ये CAA कानून आया था तब से मेरे कांटेक्ट में है। इनमें से 3 नागरिक ऐसे हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं, और उनके फैमिलीज के जितने भी नागरिक हैं वो एक डॉक्टर उनके एक फैमिली में से हैं, वो मेरे को हर 4 दिन 5 दिन में पहले कांटेक्ट करते थे, और उनको सब कुछ मेरी गाइडलाइन के हिसाब से मेरी ऑफिस से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ हमने उनको प्रबंध किया था और उनको मिल गया है। ऐसे जितने भी फैमिलीज है मेरी ऑफिस के कांटेक्ट में है, और उनको अभी भी आज सुबह भी मेरी कलेक्टर श्री से मीटिंग भी हुई थी। उनकी तरफ से भी बहुत पॉजिटिव उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जितने भी इतने नागरिक हैं आपकी ऑफिस या डायरेक्ट उनकी ऑफिस में जाएंगे तो जिनको कानून के हिसाब से जो नागरिकता मिलनी चाहिए वो पूरी नागरिकता मिल जाएगी। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान से आई बेटियां क्या महसूस करती हैं, यह जानना भी जरूरी है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों की बेटियां न घर से निकल पाती हैं, न स्कूल जा पाती हैं। कई बार तो उन्हें किडनैप करके उनका निकाह करवा दिया जाता है, जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। महसाणा में हमारे संवाददाता राजेश कुमार सिंह को मीना नाम की ऐसी ही लड़की मिली जो 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई थी। मीना पाकिस्तान में 5वीं क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद किडनैपिंग के डर से घर वालों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया। अब मीना गुजरात में 10वीं क्लास में पढ़ती है। जो भी बच्चे जाते थे पढ़ने तो डर डर के जाते थे, कुछ तो जाते थे कुछ नहीं जाते थे। इसलिए हम जहाँ आए तो यहाँ तो हमें बहुत खुशी मिली और पढ़ना भी अच्छा मिला, और मोदी जी का हम पर आभार है कि हमें इतना पढ़ना मिला, सब कुछ मिला और सुख भी बहुत मिला है। क्या कौन से क्लास में यहाँ पे पढ़ रही है? मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ, और मुझे 10 में आई तब मुझे साइकिल भी एक मिली, और साइकिल ऊपर जाती हूँ मैं पढ़ने और आती हूँ। कितने क्लास तक वहाँ स्कूल गई थी? वहाँ मैं 5वीं तक पढ़ी थी, और 6ठी जब आई तब मेरे पापा ने मुझे नहीं मोकला के नहीं के वहाँ बहुत डर था, इसलिए हम नहीं जाते थे, डर डर के जाते थे। और मेरे पापा ने थोड़ी बड़ी हुई इसलिए मुझे नहीं वहाँ भेजा पढ़ना। सरकार की नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है, इसके बावजूद पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता के लिए अप्लाई करना आसान नहीं होता।
इसके लिए पाकिस्तान से भी एनओसी चाहिए होती है, भारत में एक गारंटर चाहिए होता है। जब कोई शख्स पाकिस्तान में होता है और उसे हिंदुस्तान आना है तो उसे हिंदुस्तान के किसी शख्स को बतौर गारंटर दिखाना पड़ता है। कन्हैया लाल नाम के एक शख्स ने बहुत सारे लोगों के लिए गारंटी दी है। कन्हैया लाल अब तक 35 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में कामयाब रहे, उनके गारंटर बने। हिंदुस्तान से हमको स्पॉन्सर लेटर देते हैं, उसमें ग्रेजुएटेड ऑफिसर सिग्नेचर करता है, ये लोगों के पासपोर्ट वगैरह आते हैं उसमें से। ये बना के हम लोग यहाँ से फिर पाकिस्तान भेजते हैं। किसको भेजते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान जो आने वाले हैं यहाँ पे नागरिक है, पाकिस्तानी नागरिक, उनको भेजते हैं। वो हमारे एम्बेसी में पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान? इंडियन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में जमा होते हैं और उसके बाद वहाँ फिर वापस वो जमा होके उसके बाद इंडिया में जो गुजरात में आते हैं, महसाना में जो स्पॉन्सर होता है वहाँ का, यहाँ का स्पॉन्सर है उस पुलिस, वहाँ के उस इलाके में, उस पुलिस स्टेशन में वो इंडियन एम्बेसी से वो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं और पूछा जाता है कि अब इसकी जानकारी दीजिए। जानकारी पूरी, और हम उनकी जिम्मेदारी पूरी लेते हैं। यहाँ पुलिस में सारा लिखवाते हैं। पुलिस फिर आपसे संपर्क करती है? हाँ, पुलिस सारा संपर्क करती है हमसे। क्या पूछती है पुलिस? भाई ये लोग आ रहे हैं, उनके गारंटेड आप हो, आप रहना खाना इनको तकलीफ नहीं रहेगी, ऐसा सारा जिम्मेदारी लेती है। आप उनको जानते हो, ये सारा हमसे पूछ के लिखवा लेती है पुलिस। अब नोट करने वाली बात यह है कि फैसला हुआ, बड़ा फैसला हुआ, लोगों ने रिएक्ट किया, लेकिन गुजरात में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस पर नहीं बोले। न बीजेपी के नेताओं ने शोर मचाया, न कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया। इस मामले में बोले तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि उन्हें हिंदू या सिखों को भारत की नागरिकता देने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन नागरिकता देने के मामले में रिलीजन न्यूट्रल अप्रोच अपनानी चाहिए। मुसलमानों को इससे बाहर क्यों रखा जा रहा है? ये पहले से ही तो गुंजाइश है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं उनको, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है उनको। ये तो कौन सा नया काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपने कट ऑफ डेट लगा दी ना, और भाजपा कहती है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, आपने कट ऑफ डेट लगा दी। फिर भाजपा कहती है अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो आपने कट ऑफ डेट लगा दी। आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलहदा नहीं देख सकते इसको। अंग्रेजी में जो कहावत है कि डेविल इज इन द डिटेल, डिटेल NPR NRC में है, और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओवैसी की बात कोई नई नहीं है। जब CAA कानून आया था उस वक्त भी ओवैसी ने यही सवाल उठाकर उसका विरोध किया था। हालांकि CAA अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ओवैसी संभल कर बोल रहे हैं। लेकिन गुजरात के 2 जिलों में लागू हुए फैसले पर सियासत बंगाल में शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात में मिनी CAA लागू हो गया है। अब पश्चिम बंगाल में जल्दी ही CAA लागू हो जाएगा। ये CAA का ही पार्ट है। CAA लागू होना शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में भी CAA शुरू हो जाएंगे। CAA बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। इस बिल के लागू होने का हम लोग इंतजार कर रहे थे। अब ये बिल लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज नम शूद्र समाज है। अगर CAA लागू हो जाएगा तो इसमें इन लोगों को वीजा के लिए, नौकरी के क्लियरेंस लेने के दस्तावेजों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार गुजरात में बिल लागू कर चुकी है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। आईन तो आगे ही होएगी, पश्चिम बंगाल चालू होएगा। शुभेंदु अधिकारी के दावे पर ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो ममता ने साफ कह दिया वो CAA के खिलाफ है। ममता ने कहा कि गुजरात में इलेक्शन है, ये सब उसी के लिए हो रहा है। 2 days after the Morbi incident, they have allowed the district collector. Why you are insisting me? You know everything, I know everything, and people of this country also knows everything. They are once again trying to raise the CAA bogey. And 3 countries have been included. 3 countries only have been included: Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. We are totally against of this. You know, we oppose this. So we oppose this. It is only they are playing this game because of Gujarat election. But what I said earlier, I stick to it, that election is not that important, politics is not that important, people's life and their right is very important.
जो बात ममता बनर्जी ने कही वही बात पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने थोड़ा खुलकर कही। लेकिन अधीर रंजन ने बीजेपी के साथ साथ ममता को भी लपेट लिया। कहा, जब चुनाव होते हैं तभी ऐसे मुद्दे आते हैं, मोदी और दीदी दोनों का फायदा होता है और कांग्रेस हार जाती है। बंगाल में चुनाव के वक्त सीएए एनआरसी का शोर था, अब 2024 से पहले फिर से उसी का ढोल पीटा जाएगा। দেওয়ার নামে গুজরাটের নির্বাচনের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। नागरिकता के नाम पर गुजरात चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। गुजरात में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, इसलिए चुनाव के वक्त बीजेपी मुद्दों को दूसरी तरफ घुमा रही है, सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश कर रही है। पिछले साल पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त भी ऐसा हुआ। बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू करने की बात कही, वोटिंग हो गई, मोदी और दीदी को फायदा हो गया, कांग्रेस हार गई। तब से सीएए और एनआरसी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बंगाल में सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहां सीएए की बात की जा रही है। তখন সে একই কায়দা ভোট। मामला गुजरात का है, घटना महसाणा में हुई, लेकिन रिएक्शन बंगाल में हो रहा है। इसकी वजह आपको बता देता हूं। असल में 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 55 लाख लोग विदेशी हैं। इनमें से 7 लाख पाकिस्तानी हैं और 23 लाख बांग्लादेशी हैं और ज्यादातर पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इसीलिए जैसे गुजरात के 2 जिलों में पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने का फैसला हुआ तो बंगाल में सीएए की बात होने लगी। इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। जहां तक गुजरात का सवाल है तो जो लोग पाकिस्तान में माइनॉरिटी में थे, वहां जुल्म का शिकार हुए, भागकर हिंदुस्तान आए, क्योंकि वो जाते भी तो और कहां जाते। ऐसे लोगों को शरण देना, सुरक्षा देना, नागरिकता देना मोदी सरकार की पॉलिसी है और जिम्मेदारी भी है। इसलिए पाकिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता देने के फैसले पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है कि न तो यह सीएए है न मिनी सीएए, क्योंकि सीएए के तो रूल भी अभी फ्रेम नहीं किए गए हैं। जो लोग इसे सीएए बता रहे हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अब सवाल है कि गुजरात के सिर्फ 2 जिलों के डीएम को पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का क्यों दिया गया? यह फैसला तो पूरे देश में लागू कर देते। तो इसका सीधा जवाब यह है कि गुजरात में इलेक्शन है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात के 2 जिलों में यह फैसला लागू किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो उन पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगता। दोनों पार्टियां इसे सपोर्ट भी नहीं करेंगी, क्योंकि सपोर्ट करेंगी तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए दोनों खामोश हैं। आज की एक और बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नुमानी ने कह दिया है कि दुनिया में पर्दा प्रथा की शुरुआत तो भारत से हुई थी। भारत ने ही दुनिया को यह नेमत दी। रामायण में इसका सबूत है। मौलाना नुमानी ने जयपुर में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रोग्राम में कहा कि पर्दा तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। सज्जाद नुमानी ने रामायण की मिसाल देकर कहा कि सीता माता भी पर्दा करती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पहचान नहीं पाए थे और अब उसी हिंदुस्तान में हिजाब का विरोध हो रहा है। सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है, हार देकर, माला देकर ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो, ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वहां 14 महिलाएं रामायण के बयान के मुताबिक खड़ी हैं। मैं नहीं जिम्मेदारी लेता कि वो बयान कितना सच्चा है कितना झूठा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है, 14 औरतें वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मण जी हार लेकर, माला लेकर खड़े हो गए
उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे आप कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता, इसके सिवा पर्दा और क्या है। मौलाना ने सीता माता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, पर्दे के बारे में जो कहा उसका जवाब आपको दूं, इससे पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने ये बात जिस जगह कही वहां पर बड़ी तादाद में बुर्कापोश महिलाएं मौजूद थी। इसी प्रोग्राम में मौलाना नोमानी ने मुस्लिम महिलाओं से कहा कि भारत में पर्दा प्रथा तो तब से है जब ना कुरान आई थी, ना पैगंबर साहब धरती पर आए थे। अब उस मुल्क के अंदर हिजाब करने में मुश्किल पेश आएगी, जिस मुल्क ने दुनिया को हिजाब सिखाया था। इस बात को नोट कीजिएगा, दुनिया को हिजाब, दुनिया को पर्दा सबसे पहले भारत ने सिखाया। उस देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशान उठानी पड़े अगर वो असली भारतीय संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहें, अगर वो पर्दा करना चाहें। उस वक्त तो कुरान नहीं आया था, उस वक्त तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। लोगों ने जहालत की वजह से, और मैं तो ठोक लफ्जों में कह रहा हूं, भारत के लोग, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, वही भारत की तारीख के एतबार से बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने भारत की तारीख नहीं पढ़ी। और इससे आगे बढ़कर कहता हूं, उन्होंने अपने मजहब की किताबों को भी ठीक से नहीं पढ़ा। मौलाना सज्जाद नोमानी की इस तकरीर पर साधु संत काफी नाराज हैं, लेकिन मौलाना की समझ को ठीक करने का काम किया बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने बताया कि मौलाना नोमानी रामायण के प्रसंग को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। लक्ष्मण ने सीता मां के आभूषणों को देखकर यह कहा था कि वो सीता माता के पैरों के आभूषण पहचान सकते हैं क्योंकि वो रोज उनके चरण स्पर्श करते हैं, बाकी दूसरे गहने नहीं पहचान सकते। पहले तो मैं मौलाना साहब से कहना चाहूंगा, वो जो बोल रहे हैं जरा सोच समझ के बोल रहे हैं कि नहीं। रामायण हमारे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, और पहले तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको पढ़ा है, फिर ये कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा उसको सच मान रहे हैं। तो मजहब से बेदखल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मजहब के हिसाब से देखें तो वो तो गैर मजहबी काम कर रहे हैं। मगर अब मैं उनकी बात का तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। हमारे किस देवी की फोटो घूंघट में है, इसका कहां उल्लेख है? ये मुगलों के भारत में आने के बाद यह प्रथा प्रारंभ हुई। मतलब प्राचीन काल से लेके, रामायण महाभारत से लेके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कभी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं आता। और जिस रामायण के प्रसंग का वो उल्लेख कर रहे हैं वो प्रसंग ये नहीं है। वो प्रसंग ये है कि जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो वो मार्ग में अपने आभूषण छोड़ते हुए जा रही थी। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण उनको खोजते हुए गए तो जटायु से लक्ष्मण ने कहा कि ये सीता माता के आभूषण हैं, इनको पहचानो, क्या ये उन्हीं के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं नित्य प्रति उनकी चरण वंदना करने के लिए उनके पैर छूता था, तो जो पैर में पहनने वाले आभूषण है वो तो मैं पहचान सकता हूं, परंतु मैं कभी उनके सीधे मुख की तरफ देखने का साहस ही नहीं करता था, इसलिए मैं उन आभूषणों को नहीं पहचान सकता। यह दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल में भाभी का स्थान कितना ऊंचा, दिव्य और मातृवत होता था, यह उसका प्रतीक है। वैसे हर हिंदू बच्चा रामायण की कहानी जानता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर इस कथा को घर घर पहुंचा दिया। जो सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं वही सही प्रसंग है। मौलाना नोमानी की बात सुनकर यह लगा कि उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है,
सिर्फ सुनी सुनाई बात के आधार पर बोल गए। हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि उन्होंने माता सीता के सिर्फ चरण देखे हैं, चेहरे की तरफ नजर उठाकर कभी नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि सीता माता पर्दा करती थी। उस कालखंड में समाज में नारी का सम्मान इतना था कि पुरुष उसकी तरफ नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। लेकिन नुमानी ने इसका मतलब यह बता दिया कि उस वक्त पर्दा होता था। जब धार्मिक बातों को गलत संदर्भ में गलत तरीके से पेश किया जाता है तो विवाद होते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के पॉल्यूशन और उस पर हो रही सियासत के बारे में। दिल्ली की हवा आज और ज्यादा जहरीली हो गई। आज दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहा, और अगले 6 दिन तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि अगले हफ्ते तक दिल्ली में विंड स्पीड, हवा की रफ्तार बहुत स्लो रहेगी, जिसके कारण पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट होंगे, वो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप सुबह घर से निकलना चाहते हैं तो मास्क लगाकर निकलें, एहतियात बरतें। बड़ी बात यह कि आज पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार ने भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से हाथ खड़े कर दिए। भगवंत मान और केजरीवाल ने कहा कि पॉल्यूशन कोई अकेले दिल्ली पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। इसलिए इसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पंजाब में पराली जलने के मामले में पिछले साल के मुकाबले 34% की बढ़ोतरी हुई है। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 34% तक बढ़ गई हैं। लेकिन आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी तो पंजाब के किसानों के पीछे पड़ गई है, चिट्ठी भेजकर किसानों पर केस दर्ज करने के लिए कह रही है, जबकि पॉल्यूशन को राजस्थान, यूपी और हरियाणा में भी हो रहा है, वहां की सरकारों से कोई कुछ नहीं कहता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, यूपी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਢੇਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੈਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? जो बात भगवंत मान ने पंजाब में कही, थोड़ी देर बाद वही बात दिल्ली में केजरीवाल ने हिंदी में कही। फर्क सिर्फ इतना था कि भगवंत मान ने राजस्थान, हरियाणा और यूपी का नाम लिया था, केजरीवाल ने इसमें बिहार और मध्य प्रदेश को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों का हाल खराब है, फिर सिर्फ दिल्ली और पंजाब को गाली क्यों? केजरीवाल ने कहा, पॉल्यूशन की समस्या का समाधान खोजना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री सभी राज्यों की मीटिंग बुलाकर बात क्यों नहीं करते? ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की
कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्यों किसानों के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हो? केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। इन किसानों ने हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया था? 2 साल पहले इन किसानों ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, अब किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करने वाले। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। केजरीवाल भी कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि उनके पास पॉल्यूशन को खत्म करने का फार्मूला तो है, लेकिन बताएंगे तब जब मोदी इस्तीफा दे देंगे। यानी केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। पहले केजरीवाल कहते थे मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो तो पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा। जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो कहने लगे सारी गड़बड़ पंजाब वाले करते हैं, पंजाब में मेरी पार्टी की सरकार बना दो तो पराली जलाना बंद करवा दूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है, दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, पराली का जलना और बढ़ गया, दिल्ली का पॉल्यूशन और बढ़ गया। अब कह रहे हैं यह काम तो मोदी को करना है। लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ पॉल्यूशन पर अपनी बात नहीं बदली, वो तो रंग बदलने में माहिर हैं। केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में सरकार बना दो, नशे का कारोबार खत्म कर दूंगा। सरकार बन गई, लेकिन नशे का कारोबार बंद होने के बजाय और बढ़ गया। केजरीवाल कहते थे मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो तो लोकपाल बना दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा। अब करप्शन के इल्जाम में उनकी अपनी सरकार के मंत्री जेल में हैं और सत्येंद्र जैन को उन्होंने अभी तक मंत्री के पद से हटाया नहीं है। कहते हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल कहते थे मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, दिल्ली को लंदन जैसा बना दूंगा। वो कहते थे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को खत्म कर दूंगा, सारे झुग्गी वालों के लिए मकान बनवा दूंगा। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्होंने बड़ी संख्या में केजरीवाल को सपोर्ट किया था, उन्हें वोट देकर चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन वो झुग्गी वालों से सिर्फ वादा करते रहे, किया कुछ नहीं। आज इसकी दूसरी तस्वीर देखने को मिली। नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन झुग्गी वालों के लिए करके दिखा दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 575 परिवारों को नए फ्लैट की चाबियां सौंप दी। जिस जगह पर झुग्गियां थी वहां 3024 फ्लैट बनकर तैयार हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में बने इन फ्लैट्स में सभी सुविधाएं हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन है, 24 घंटे बिजली और पानी मिलेगा। इस कंपाउंड में लिफ्ट, पार्किंग और बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं। 40 वर्ग मीटर में बने फ्लैट के लिए गरीबों को सिर्फ 1.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े शहरों की चमक धमक में गरीबों का पसीना लगा होता है, लेकिन उसी शहर में गरीब के पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं होती। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा इससे पहले की सरकारें गरीबों को ही गरीबी का कारण मानती थी, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन उनकी सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए सोचती है और उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें यह सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है। लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। इसके बाद मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल की सरकार पर हमला किया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार काम में विश्वास रखती है,
विज्ञापन देने में नहीं। दिल्ली में ही केंद्र सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी, कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, और कितने दे देते। इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूं, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूं, वरना समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिन लोगों को घरों की चाबियां सौंपी, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी। कोई 40 साल से झुग्गी में रह रहा था, किसी की 3 पीढ़ियां झुग्गी में गुजर गई। आज जब मोदी ने लोगों को घर की चाबी सौंपी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राम अवतार और उनकी वाइफ ज्ञानवती गोंडा से 40 साल पहले दिल्ली आए थे। राम अवतार ने कहा कि उनके बच्चे तो झुग्गी में ही रहे, लेकिन अब उनकी अगली पीढ़ी साफ सुथरे घर में रहेगी, उन्हें भी दूसरे बच्चों की तरह पार्कों में खेलने का मौका मिलेगा। ये हम बात करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे कुछ कह रहे थे, क्या आपका नाम क्या है? हमने अपना नाम बताया, ज्ञान पता नाम है, कहीं कहाँ के रहने वाले, गोंडा जिला यूपी से, बोले कितना साल से? 40 साल से, बस इतना पूछा प्रधानमंत्री ने। हमें बहुत खुशी है कि मेरे को आज पक्का मकान मिल गया। मैं गंदगी से निकल के अपने बच्चों के साथ रह के, मेरे पोता है 3, उनको लेके मैं अब अच्छा अपना लाइफ से मार दूंगी। ये हमने बोला भी है कि सफाई रखना है, LED बल्ब लगाना है, सबका ध्यान रखेंगे। हाँ रखेंगे। मकान दे दिए, हमारे बच्चों के भविष्य बन गई। गंदे चीज जो इतने गंदगी थी ना, उससे निकल गए। अब अच्छे मकान में जाएंगे, अच्छे खुशी से रहेंगे और फिर बच्चे भी अच्छा कर रहेंगे। सब्जी की दुकान लगाने वाले अशोक कुमार और उनकी वाइफ ने कहा कि जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, वो झुग्गी वालों की प्रॉब्लम को कभी नहीं समझ सकते। मोदी गरीबी से निकले हैं, इसलिए वो गरीबों के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ यहाँ से, तो बहुत अच्छा है जो मुझे मोदी जी ने खुशी दिया है, जो मैंने सपनों में कभी नहीं सोचा जो मुझे ऐसा मकान मिलेगा। अब मुझे बच्चों का लाइफ के लिए अच्छा है, जो मैं बच्चों का अच्छा पढ़ा लिखाई कर सकता हूँ। यहाँ पे अच्छा कोई दोस्त आ सकता है, झुग्गी के पहचान से कोई दोस्त वगैरह नहीं ला पाते थे। यहाँ का टॉयलेट का परेशानी है, जो लाइन पे घंटों देके हमें रहना पड़ता था। अब मैं बहुत खुश हूँ जो मोदी जी हमें फ्लैट दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यदि कहीं दूर बसा देते तो हमें नौकरी की, कामकाज की परेशानी होती। पास में होने से हमारा कामकाज भी सेफ है, बच्चों को स्कूल जाने की परेशानी भी नहीं होगी। यदि दूर कहीं दे देते तो स्कूल का ट्रांसफर, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। आज जिन लोगों को फ्लैट की चाबी मिली है, उसमें अफसाना, इकबाल और शहनाज भी थे। इन्होंने कहा अब वो भी दूसरों को अपने घर का पता गर्व के साथ बता पाएंगे, वो भी दोस्तों को घर में बुला पाएंगे। अफसाना ने कहा कि आज जो प्रोग्राम हुआ वो सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र का सबसे बड़ा सबूत है। बहुत खुशी का माहौल लग रहा है। आज इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, हम आपको बता नहीं सकते कि आज हम फ्लैट वाले हो गए हैं झुग्गी से निकलकर। हमारे माननीय मोदी जी की उससे हुआ है जो आज हम फ्लैट वाले हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है हमारे लिए। हम कम से कम हमें 40 साल हो गए तकरीबन वहाँ रहते बचपन से। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब हमारे लिए खुशी का माहौल है, जो हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आज प्रधानमंत्री के हाथ से जिन लोगों को नया आशियाना मिला, उनमें सुभाष सिंह भी शामिल हैं। सुभाष नया घर मिलने की बात पर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि 35 साल से अपने परिवार के साथ झुग्गी में रहते थे। बहुत गंदगी थी, पानी की परेशानी थी, लेकिन अब उन्हें नया घर मिल रहा है। इससे उनके जीवन में खुशियां आएंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई गंदगी में हम जीते थे, अभी से हमें मकान मिलेगा वो बहुत अच्छा ही मकान मिलेगा, क्योंकि हमने उस सैम्पल जो देखा है बहुत बढ़िया है। वहाँ का पानी का सुविधा, बिजली का और गैस लाइन और सारे जो फैसिलिटीज है उसमें मिलेगा। इसलिए हम इतना खुश है, जब 35 साल का जिंदगी में पहले बार मिला, एक खुशी का आंसू है।
यहाँ पे हम लोग जी रहा था, बहुत ही गंदगी से जी रहा था। हम मोदी जी को और इसके साथ जो जुड़े हैं हमें श्री रमेश मिश्र जी को, सबको हमें दिल से हमें, ताकि उनको हमारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा अच्छा काम गरीब के लिए करते जाए। ऐसा लगता है हम नरक जिंदगी से एक स्वर्ग में हम पहुंच गया है। ये मोदी जी का करिश्मा है और कुछ नहीं। किसी गरीब परिवार को घर मिलना, छत मिलना, सुविधाओं वाला साफ सुथरा घर मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले 8 साल में देश भर में 64 लाख मकान बनाकर गरीब लोगों को सौंपे जा चुके हैं। इस वक्त 1 करोड़ 5 लाख मकान तैयार हो रहे हैं। कुल 1 करोड़ 22 लाख मकान बनाने का लक्ष्य भी है। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने कहा था कि हर परिवार को उनका घर दिया जाएगा, हर गरीब के सिर पर छत होगी। उस समय लगता था ये बात बहुत बड़ी है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस रफ्तार से काम हुआ है उससे अब गरीब लोगों को यकीन होने लगा है कि मोदी अपने इस वादे को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए जो कहा था उसका असर आज दिखाई दिया। मोदी ने गहलोत को देश का सबसे सीनियर चीफ मिनिस्टर बताया था, उनकी तारीफ की थी। इस पर आज सचिन पायलट ने रिएक्ट किया। सचिन ने कहा कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। उसके बाद क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। और इसके बाद सचिन पायलट ने यह भी कह दिया कि पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता के मामले में गहलोत कैंप के जिन नेताओं को नोटिस दिया था अब उन पर आगे का एक्शन भी होना चाहिए। पार्टी हाईकमान को बगावत के मामले में जल्दी फैसला करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। उम्मीद तो ये थी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को करारा जवाब देंगे, लेकिन गहलोत ने नपा तुला जवाब दिया। कहा सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे राजस्थान में दोबारा हमारी सरकार बने। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं, उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं। अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और चीफ मिनिस्टर गहलोत ने
अगर एक दूसरे के बारे में सम्मानजनक बातें कहीं तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए थी। उन्होंने एक दूसरे के पद की मर्यादा का ध्यान रखा, व्यवहार की शालीनता का ध्यान रखा, और यह हर किसी को करना चाहिए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि जब मोदी ने पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की तो किसको मिर्ची लगी। इस बात का भी कोई मतलब नहीं कि जब उन्होंने गहलोत की प्रशंसा की तो किसके पेट में दर्द हुआ। राजनीति में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव तो होना ही चाहिए, जो आजकल कम दिखाई देता है। चलते चलते आपको बता दूं कि आज T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के साथ खेलते हुए रोमांचक जीत दर्ज की, और इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह करीब करीब पक्की कर ली है। आज के मैच में खास बात यह थी कि केएल राहुल ने इस सीरीज की अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई। पहली बार उन्होंने अच्छी बैटिंग की। विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की, 44 गेंदों में 64 रन बनाए। बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी थी। 7 ओवर तक लग रहा था कि बांग्लादेश मजबूत हालत में है, मैच जीत जाएंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया, बांग्लादेश को टारगेट पूरा करने से रोक दिया, और भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 5 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत के सीरीज में 6 पॉइंट्स हो गए हैं, और अब लीग का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। अगर भारत जिम्बाब्वे से भी जीत जाता है तो फिर सेमीफाइनल पक्का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।